हे गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है क्यूरेटिव योगा का एक नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरीप और आप देख रहे हैं क्यूरेटिव योगा। तो चलिए नया कोच देखते हैं, नया कोच सीखते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो यूजीसी नेट दिसंबर सर्कल 2023 में दिसंबर सर्कल में जो पेपर हुआ था, पेपर 2 योग का जो पेपर 2 हुआ था उसका आज 11 से लेकर 20 तक, यानी ये पार्ट 2 बनने वाले हैं उसका, उस वीडियो का ये पार्ट 2 है। जैसे कि हम आप लोगों को पता है कि पूरा का पूरा पेपर 2 जो है हम डिस्कस कर रहे हैं 2023 दिसंबर सर्कल में जो पेपर 2 हुआ था उसका ये पार्ट 2 वीडियो बनने वाला है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक आपको आई बटन में भी दिख रहा होगा, तो वहाँ से जाके पार्ट 1 वीडियो देख सकते हो। और पार्ट 1 देखने के बाद ये है 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन, यानी ये पार्ट 2 होने वाले इस वीडियो का। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आया था, उस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो बायोमैकेनिक्स यानी मूवमेंट्स से लेकर पूछा गया था। बायोमैकेनिक्स का क्वेश्चन है ये, जो पहला क्वेश्चन 11 नंबर जो क्वेश्चन है इस सीरीज़ का पहला। तो क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आप हिंदी में पेपर दे भी रहे हो ना, तो इस ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना इंग्लिश देख लो, क्योंकि कई बार इसमें ऐसे कुछ हिंदी टर्म्स यूज़ करी जाती है जिसको आपको पता नहीं चलता पढ़ के कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो इसको देख लो एक बार, इसका इंग्लिश टर्म भी देख लेना। अगर किसी को हिंदी में सही है तो हिंदी देखो, किसी का हिंदी में सही नहीं लग रहा है तो वो इंग्लिश देख लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज़्यादातर इस तरीके की क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में देखने से आसान बनते हैं। इफ़ ए पर्सन लिफ्ट्स हिज लेफ्ट लेग टू द लेफ्ट एंड ब्रिंग्स इट बैक, यानी आपके बाएं पैर को आपने बाएं साइड की ओर उठाया और उसको वापस लेके आया। वाइल द नी रिमेन स्ट्रेट्स टू परफॉर्म दिस मूवमेंट, मतलब जब आप इस मूवमेंट को परफॉर्म कर रहे थे तो आपका नी जो है वो बिल्कुल सीधा था, कोई नी में कोई फ्लेक्शन वगैरह कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, व्हाट आर दीज टू मूवमेंट्स कॉल्ड, मतलब ये जो मूवमेंट है, जैसे आपने लेके गया बाएं तरफ और वापस लेके आया, तो इस मूवमेंट को आप क्या कहोगे? मतलब ये अगर इस तरीके से देखेंगे, ये एक इंसान है, फॉर एग्जांपल ये एक इंसान है, ठीक है। तो इन्होंने अपने बाएं पैर को ऐसे, बाएं पैर को इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस तरीके से बाएं साइड लेके गया। ठीक है, इस तरीके से बाएं साइड लेके गया, फिर इसको ऐसे 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 करके इन्होंने वापस लेके आया। ये जो मूवमेंट है, ये लेके जाने का जो मूवमेंट और वापस लेके आने का, इन दोनों मूवमेंट को क्या कहते हैं? ये दोनों मूवमेंट को कहते हैं एबडक्शन एंड एडक्शन। ये दोनों मूवमेंट को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एबडक्शन एंड एडक्शन। अब कौन से मूवमेंट को एबडक्शन कहते हैं? ये जो मूवमेंट है, मतलब जब जब हम पैर को लेके जा रहे हैं, ये जो मूवमेंट, इसे कहते हैं एबडक्शन। एंड जब वापस लेके आ रहे हैं, इस मूवमेंट को कहते हैं एडक्शन। इस मूवमेंट को कहते हैं एडक्शन। ठीक है, तो इस तरीके की जो क्वेश्चंस है ये बेसिकली मूवमेंट से पूछी गई है। ये क्वेश्चन बायोमैकेनिक्स से रिलेटेड है, ये आपके सिलेबस में है। बहुत लोग कहते हैं कि सिलेबस में नहीं है, नहीं जी, ये यहाँ से क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है अभी। तो जब बात आ ही गया मूवमेंट्स पे, तो एक बार इसके बाकी जो मूवमेंट्स है उसको भी देख लेते हैं एक पिक्चर के जरिए। देखिए, हिप के अकॉर्डिंग ये सारे मूवमेंट्स यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, ये जो है, ये जो मूवमेंट आप देख रहे हो, इस पिक्चर का फॉर एग्जाम्पल आप नाम दे दो ए। तो ए पिक्चर में जब मूवमेंट देख रहे हो, ये हो रहा है फ्लेक्शन। ये किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? नी के अकॉर्डिंग फ्लेक्शन मत समझ लेना, ये नी के अकॉर्डिंग नहीं है। ये जो सारे के सारे मूवमेंट्स आप देखोगे ये हिप के अकॉर्डिंग मूवमेंट्स है। ठीक है, अब ऐसे भी आपको कई बार पूछ लेते हैं कि ये मूवमेंट जो है ये हिप के अकॉर्डिंग क्या मूवमेंट है। ये जो मूवमेंट आपको बताया जा रहा है वो नी के अकॉर्डिंग क्या मूवमेंट है। तो ये जो मूवमेंट है ये हिप के अकॉर्डिंग फ्लेक्शन है। मतलब ये क्या हो रहा है कि ये पैर जो है ये आ रहा है, ये हिप की ओर आ रहा है। ये हिप, यहाँ पर अगर आप एक जनरल लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे, तो ये पैर जो है हिप के ओर आ रहा है, यानी ये मूवमेंट जो है ये फ्लेक्शन है। ठीक है, और ये देखो, ये वाला मूवमेंट देखो, ये हिप के लिए, ये आपके अगर हिप है तो ये जो मूवमेंट है ये पीछे की ओर जा रहा है पैर, यानी एक्सटेंड हो रहा है। तो इस मूवमेंट को जो कहते हैं उसे एक्सटेंशन कहते हैं। ये बी वाला पिक्चर नाम दे दो इसको। ठीक है, फिर देख लो सी। ये क्वेश्चन में पूछा गया था, क्या कह रहा था कि बाएं पैर बाएं ओर जा रहे हैं, यहाँ पर दाएं पैर को दाएं ओर ले जा रहे हैं, मतलब सेम चीज़ें हैं। तो ये हिप के अकॉर्डिंग क्या है? ये एबडक्शन मूवमेंट है। और जब दाएं पैर को बाएं ओर मतलब क्रॉस करवा रहा है, मतलब और भी अंदर की ओर लेके जा रहे हैं, तो ये जो गैप है, ये गैप अगर रिड्यूस्ड हो रहा है, ये जगह जो गैप है, ये गैप अगर रिड्यूस्ड हो रहा है तो उसे कह रहे हैं ये एडक्शन मूवमेंट है, ये एडक्टिव मूवमेंट है, एडक्शन कहते हैं। ठीक है, और फिर दो रोटेशन होती है, एक्सटर्नल रोटेशन एंड इंटरनल रोटेशन। इन 6 के अलावा कई सारे मूवमेंट्स होते हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स ये 6 होते हैं
सबसे इम्पॉर्टेंट जिस आपकी क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो इस मूवमेंट और इस मूवमेंट यानी एबडक्शन और एडक्शन की जो मूवमेंट तरीका है वो बस तरीका बता दिया गया था आपको क्वेश्चन में, और आपको पूछा गया कि बताइए ये मूवमेंट क्या है। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट है बेसिकली जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। अच्छा, इसके पहले मैं एक बार एक्सटर्नल रोटेशन को बता दूं और इंटरनल रोटेशन को भी मैं बता देता हूँ। एक्सटर्नल रोटेशन मतलब होता है जब आप आउटसाइड इसको लेके नहीं जा रहे हो, ट्विस्ट कर रहे हो आउटसाइड। पैर को देखिए, पैर को समझ में आ जाएगा, ये पैर को देखिए समझ में आ जाएगा। इसका मतलब है कि जब आप आउटसाइड ट्विस्ट कर रहे हो, ठीक है, आउटसाइड जब आप ट्विस्ट कर रहे हो इसको कहते हैं एक्सटर्नल रोटेशन। और इंटरनल रोटेशन मतलब जब आप इनर साइड ट्विस्ट कर रहे हो तो इसे कहते हैं इंटरनल रोटेशन। ठीक है, अब इस पिक्चर को अगर हम नाम देंगे ABCDENF, तो आपके क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो C एंड D के बारे में पूछा गया था। ठीक है, देखिए आपके क्वेश्चन में वही बताया हुआ है कि आप बाएं पैर को लेके जा रहे हो बाएं ओर एंड उसको बैक कर रहे हो, सीधा सीधा बैक कर रहे हो, जबकि आपकी नी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। तो आपको पूछा गया है कि ये जो मूवमेंट है उसको क्या कहते हैं। मतलब ये दोनों एग्जाम्पल आपको दे दिया गया है C एंड D वाला। तो इसे एक को कहते हैं एबडक्शन, एक को कहते हैं एडक्शन, एबडक्शन और एडक्शन। ठीक है, हो गया, आया ये क्वेश्चन समझ में। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। योग बीज के अनुसार शीतली प्राणायाम के विधि क्या बताया गया है। देखना अच्छे तरीके से, योग बीज के अनुसार पूछा है, योग बीज के अनुसार शीतली प्राणायाम की विधि। जब किसी पुस्तक के अनुसार पूछे तो याद रखना जो श्लोक पे मेंशन है वही कहना होगा, जो श्लोक पे मेंशन होता है उस बुक में। अब योग बीज जो है, सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात है कि योग बीज जो है वो रचनाकार कौन है, योग बीज का रचनाकार कौन है, पहले मुझे ये बता। योग बीज का जो रचनाकार है वो है गुरु गोरक्षनाथ, ये आप लोगों को पता है। और योग बीज में किन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन है, महर्षि, किन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन है, आदिनाथ, स्वयं आदिनाथ के साथ माता पार्वती का कन्वर्सेशन है। योग बीज में स्वयं आदिनाथ के साथ माता पार्वती का कन्वर्सेशन है, जहां पर क्या कर रहे हैं कि माता पार्वती जो है वो पूछ रहे हैं आदिनाथ को कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, जिस क्वेश्चन का आंसर यानी क्वेश्चन पूछने वाला कौन है, माता पार्वती है, एंड आंसर देने वाला कौन है, वहां पर कौन आंसर दे रहा है, आंसर जो दे रहा है वो भगवान आदिनाथ दे रहा है। ठीक है, तो जब माता पार्वती क्वेश्चन करते करते 10 नंबर सीक्वेंस में जो क्वेश्चन उन्होंने किया था, उन्होंने पूछा था कि योग क्या है, योग के अभ्यास करने का प्रक्रिया क्या है, एंड कैसे इसके द्वारा यानी योग के द्वारा कैसे मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो जब भगवान आदिनाथ इस चीज़ का आंसर दे रहे थे, तो जब उन्होंने योग का मार्ग बताना चालू किया, मार्ग बताते हुए उन्होंने शहित और केवल 2 तरीके की प्राणायाम बताना चालू किया। तो केवल प्राणायाम तो आप लोगों को पता है कि केवल का मतलब होता है जब कहीं पर भी कुंभक लगाना होता है, जब कुंभक लग जाते हैं। ठीक है, और शहित प्राणायाम बताते हुए उन्होंने क्या बताया, 4 प्राणायाम बताया। क्या क्या, सूर्यवेदी बताया, उज्जाई बताया, शीतली बताया और वस्त्रिका बताया। वहां पर शीतली प्राणायाम को मेंशन करी गई है योग बीज में। बहुत लोग कहेंगे कि योग बीज में प्राणायाम कहाँ मेंशन है, वहां तो सिर्फ 12 क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, जो 10वां क्वेश्चन है वहां पर योग बीज में प्राणायाम मेंशन है, जहां पर योग के मार्ग बताया हुआ है। ठीक है, तो शहित प्राणायाम के अंदर 4 प्राणायाम मेंशन है जहां पर शीतली आती है। वहां पे आप लोग अगर किसी कोई भी बंदा नहीं पढ़ा हुआ होगा, जिनको बस प्रैक्टिकल करना आता है, ठीक है, वो नंबर 1 क्वेश्चन को टिक करके आएगा। क्यों? क्योंकि उन्हें लगेगा कि गोल जीवा के मध्य में वायु लेकर नासिका से निकलना चाहिए। ये जो है भाई, ये एपीएमबी में मेंशन है। ये जो प्रक्रिया है ना, ये एपीएमबी में भी मेंशन है। ठीक है, अगर आप एपीएमबी पढ़ के इसका आंसर दे रहे हो तो सही है, बिल्कुल हम प्रैक्टिकल इसी तरीके से करवाते हैं, हर एक जगह में प्रैक्टिकल इस तरीके से करवाया जाता है। लेकिन आपको एपीएमबी के अकॉर्डिंग पूछा नहीं है भाई, आपको योग बीज के अकॉर्डिंग पूछा है। योग बीज में बस इतना मेंशन है कि मुख से वायु खींचकर नासिका द्वारा उस वायु को निकाल दो, यानी आपका आंसर जो है वो 1 नहीं बल्कि 2 हो जाएगा। आपका आंसर जो है वो 1 नहीं बल्कि 2 हो जाएगा, यानी ये तीनों आपका आंसर नहीं है, ये आपका करेक्ट आंसर है 2 नंबर में। ठीक है, तो ये योग बीज में बताया गया है। इसलिए जब किसी टेक्स्ट को मेंशन कर दे तो उस टेक्स्ट में श्लोक में क्या कहा गया है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जबकि योग बीज में ऐसा सीधा सीधा बताया जा रहा है कि शीतली प्राणायाम करने की विधि जो है, मुख से वायु खींचकर उसको नासिका द्वारा बाहर निकाल देना चाहिए। ठीक है, ये कहा गया है योग बीज में। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तीसरा क्वेश्चन पर आज के।
हठ प्रदीपिका के श्लोक के अनुसार वायु को कुपित होने पर होने वाले रोगों का क्रम बताइए। अच्छा, वायु जब कुपित हो जाते हैं तो जो रोग उत्पन्न होते हैं उस रोगों का क्रम बताओ। क्या क्या क्रम है, ये कहाँ पर मेंशन है बाय द वे हठ प्रदीपिका में, पहले ये बताओ ये कहाँ पर मेंशन है। ये अगर पकड़ लिया तो आंसर पकड़ लिया आप लोगों ने, ये अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो आंसर भी समझ में आ गया, समझ लो। कहाँ मेंशन है ये, किसी को दिमाग में आ रहा है? पहले सोचो, पहले ही मेरे आंसर सुनने का वेट मत करो, पहले सोचो कहाँ पे आ रहा है, दिमाग दौड़ाओ थोड़ा। ये दूसरे अध्याय में बताया गया है, दूसरे अध्याय हठ प्रदीपिका में दूसरे अध्याय पर, जहाँ पर प्राणायाम के बारे में बताया जा रहा है। ठीक प्राणायाम को कहने से पहले ये बात बोला गया है कि अगर वायु कुपित हो जाए तो ये सारे प्रॉब्लम के बारे में वहाँ पर बताया गया है। श्वास के बारे में बताया गया है, श्वासस्य काशवस्य हिक्का, ठीक है, शीर कर्ण शीरक्षि कर्ण वेदना, ये सब बताया गया है, सब वहाँ पर बताया गया है। लेकिन उसका सीक्वेंस पूछ लिया है। देखो क्वेश्चन का थोड़ा टाइप देख लो, इसका लेवल चेक कर लो क्वेश्चन का। ये जो है ये बेसिकली दूसरे नंबर अध्याय का 17 श्लोक है, 17 दूसरे नंबर अध्याय का 17 श्लोक है। मैं डायरेक्ट आप लोगों को श्लोक ही दिखा देता हूँ, ठीक है, श्लोक को ही देख लो। देखो, हिक्का शासस्य काशस्य शीर कर्णाक्षी वेदना, शीर कर्णाक्षी वेदना। अब इसको सीक्वेंस में सजाओ। पहला क्या था, पहला क्या था, हिक्का था। हिक्का मतलब देखो कितने नंबर पे यहाँ पर हिक्का है, हिचकी जिसे कहते हैं, हिचकी, ये देखो सी नंबर पे है, मतलब सबसे पहले हमारा क्या होगा, सी होगा। फिर क्या था, शासस्य था, यानी सी के बाद होगा ए, सी के बाद होगा ए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, काशस्य होगा, यानी डी, सी के बाद ए, उसके बाद डी, उसके बाद क्या होगा, डी हो गया। फिर शीर था, फिर कर्णाक्षी वेदना था, मतलब पहले होगा शीर वेदना मतलब बी, उसके बाद क्या था, कर्णाक्षी वेदना, कर्णाक्षी वेदना मतलब हो गया ई, सॉरी अरे यार, चलो कर्णाक्षी वेदना इसका मतलब हो गया ई, ठीक है। तो CADBE, CADBE यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अगर एक भी पता होता कि हिक्का से स्टार्ट है तो देखो 4 और 1 के बीच में कंफ्यूज होते हैं हम। उसके बाद श्वास, मतलब सी के बाद जैसे हम ए लगाते तो हमारा आंसर आ जाता, यहाँ पर सी के बाद बी लगाया हुआ है, मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे आप एलिमिनेटेड मेथड यूज करके भी आप आंसर कर सकते हो, एलिमिनेटेड मेथड को यूज करके भी आप लोगों ने आंसर कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। लेकिन सबसे बढ़िया मेथड जो है वो याद करना, क्योंकि ये पेपर 2 है भाई। यहाँ पर भी एलिमिनेशन मेथड लगाने जाओगे हर एक जगह तो फंसते जाओगे, हर जगह एलिमिनेशन मेथड काम नहीं आता। हम एलिमिनेशन मेथड सिखा दें इसका मतलब ये नहीं कुछ भी बिना पढ़ के चले जाएंगे एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, उसके लिए भी नॉलेज होना काफ़ी है। और ये पेपर 2 है, पेपर 2 ये आपका कोर पेपर है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जहाँ पर एलिमिनेशन मेथड काम नहीं आएगा, क्योंकि वो पेपर सेटर को भी पता होता है, क्वेश्चन सेटर को भी वो पता होता है कि एलिमिनेशन मेथड करके कोई चीज़ है जो बच्चे इसका उपयोग करते हैं, तो क्वेश्चन भी इसी तरीके से बनाया जाता है कई बार, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो आंसर 1 हो गया। चलो अब क्या पूछे जा रहे हैं, अब पूछ रहे हैं सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि क्रम बताओ। अच्छा, इसका सृष्टि क्रम बताइए। ये कहाँ से क्वेश्चन किया गया है बाय द वे सांख्य दर्शन का, ये बेसिकली जो है ये फाउंडेशन ऑफ योग में है आपका। फाउंडेशन ऑफ योग में जो षड दर्शन है, जब आपको षड दर्शन पढ़ाया जाता है तो वहाँ पर सांख्य दर्शन का जो 25 तत्व है, सांख्य दर्शन का जो 25 तत्व जो आपको पढ़ाया जाता है आप लोगों को, वहाँ से ये क्वेश्चन है, वहाँ से ये क्वेश्चन है 25 तत्वों के, सांख्य दर्शन का 25 तत्वों से ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले प्रकृति किसके साथ मिलते हैं, जब सृष्टि तत्व होती है तो वहाँ पर प्रकृति सबसे पहले किसके साथ मिलते हैं, प्रकृति जो है सबसे पहले पुरुष के साथ मिलते हैं। फिर यहाँ पे देखो ऑप्शन में क्या क्या है, प्रकृति तो है भाई, तो पुरुष है क्या, पुरुष नहीं है यहाँ पर ऑप्शन, मतलब सबसे पहले कौन होगा, सबसे पहले प्रकृति होना चाहिए। सृष्टि क्रम पूछा है, ध्वंस मतलब इस विनाश क्रम नहीं पूछा है, विनाश होने की क्रम नहीं पूछा है भाई, सृष्टि क्रम पूछा है। इसको देखना कि सृष्टि क्रम पूछा है या विनाश क्रम। सृष्टि क्रम मतलब सबसे पहले प्रकृति, उसके साथ पुरुष, तो पुरुष ऑप्शन में है नहीं, यानी प्रकृति होगा, सी सबसे पहले आएगा। तो देखो सी सबसे पहले नहीं है, इसमें तो है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, चलो आंसर यहीं से हो गया, यहीं से आंसर हो गया, अब कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हो गया आपका आंसर बन गया ना। इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड काम आ सकता है, लेकिन इतना तो पता होना चाहिए कि भाई प्रकृति सबसे पहले होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सांख्य का, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना। तो सांख्य का ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कोई भी ये सोच के मत जाना कि ये तो एलिमिनेशन मेथड से बन रहा है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं भाई, सांख्य दर्शन का ये जो कंसेप्ट है ना, ये पढ़ लो,
25 तत्व वाला जो कंसेप्ट है कई बार घुमा फिरा के इससे कई क्वेश्चंस बनते हैं। तो प्रकृति है, उसके बाद क्या होगा, महत यानी बुद्धि, बुद्धि होता है, उसके बाद होता है अहंकार। अहंकार को 3 तरीके से बांटा जाता है वहां पर, सात्विक, राजसिक और तामसिक। फिर वहां से आते हैं पंच महाभूत, ठीक है। फिर पंच महाभूत के बाद आते हैं पंच मात्राएं आते हैं, पंच तन्मात्राएं आते हैं, पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत निकलते हैं। पंच तन्मात्राएं आते हैं पहले, फिर पंच महाभूत आते हैं। यानी आपका जो सीक्वेंस हो जाएगा वो यहाँ पर बनेगा सी, उसके बाद आएगा ए, उसके बाद आएगा बी, उसके बाद आएगा ई, उसके बाद आएगा डी। ये आपका सीक्वेंस बनेगा। देख लो ये सीक्वेंस यहाँ पे है कि या नहीं, CABED, CABED। चलो एज इट इज मैच हो रहा है, ठीक है, हो गया। ये 25 तत्व तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत वक्त है, पढ़ लो इसको, ठीक है, बहुत वक्त बचा हुआ है अभी आप लोगों के पास। इसका आंसर जो है आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। वही हमने किया, हाँ वही किया। चलो अब बोला गया है शरीर में अपच तत्वों का स्थान क्या बताया गया है। ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है बाय द वे? सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है वो वशिष्ठ संहिता से लिया गया है। वशिष्ठ संहिता पर ऐसे चीज़ें बताई हुई है। वशिष्ठ संहिता पे ऐसे बताया हुआ है कि हमारे ये जो तत्व है, ये तत्वों को हमारे शरीर के हर एक स्थान के साथ रिलेट करी गई है, हर एक तत्व का लिए स्थान बताया गया है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर क्या पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया है कि अपस तत्व यानी जल, अप मतलब जल, क्षिति, आप, तेज, मरुत, बम, 5 भूत हैं, पंच महाभूत। उसको हमारे कुछ शरीर के हर एक रीजन बताया गया है पंच महाभूत का। तो अप तत्व का जो रीजन बताया गया है, वो अप तत्व का जो रीजन बताया हुआ है बेसिकली वशिष्ठ संहिता में, वो है एनल रीजियन से लेकर नी तक, एनल रीजियन से लेकर नी तक, ठीक है। अब आप ऑप्शन में इसको ढूंढो। नाभि और घुटना कह रहा है, ये तो नहीं होगा जी, नाभि और घुटना। सिर से लेकर छाती तक, बिल्कुल भी नहीं है, सिर से लेकर छाती तक ये भी नहीं होगा। घुटना और टकना ये भी नहीं है, घुटना से लेकर टकना तक ये भी तो नहीं बताया गया। पेट और नाभि, नहीं जी, पेट से लेकर नाभि तक, पेट और नाभि ये सिर्फ एक, ये इस रीजियन को नहीं बताया गया, पेट नाभि इस रीजियन को भी नहीं बताएगा। तो आप बोलोगे सर आपने तो चारों एलिमिनेट कर दिया। हाँ जी, ये क्वेश्चन जो है बेसिकली इसको ड्रॉप माना गया था, ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर ये इसका करेक्ट रीजन है, ये इसका करेक्ट रीजन है, एनल से लेकर नी तक, ठीक है। ये रीजन वशिष्ठ संहिता में बताया गया है, वशिष्ठ संहिता में ये रीजन बताया गया है, एनल से लेकर नी तक। और ये वशिष्ठ संहिता से ही पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। वशिष्ठ संहिता किन दोनों का बीच का कन्वर्सेशन था? महर्षि वशिष्ठ एंड उनके पुत्र शक्ति, महर्षि वशिष्ठ एंड उनके पुत्र जो है शक्ति, इन दोनों का बीच का जो कन्वर्सेशन है वो वशिष्ठ संहिता है। वशिष्ठ संहिता में ये हर एक जो पंच महाभूत है उनका रीजन बताया गया है। वहाँ पे बताया गया था कि जल जो है यानी अप तत्व जो है, अपस तत्व का रीजन जो है वो एनल से लेकर नी तक है, एनल से लेकर नी तक, जो आपके ऑप्शन में मेंशन नहीं है, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है ये ड्रॉप कर दिया गया है यूजीसी की तरफ से, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन आया था तो मैंने डिस्कस कर दिया यहाँ पर, लेकिन ये क्वेश्चन जो है इसको ड्रॉप माना गया है यूजीसी की तरफ से, ठीक है। इस क्वेश्चन को ड्रॉप माना गया है। अब देखो, अगर बात आ ही गया है तो सारे जो पंच तत्व है उसका क्या क्या रीजन है इसको भी एक बार यहाँ पर डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। तो पहले मैं हर एक रीजन को लिख लेता हूँ, ठीक है। पहला रीजन जो है वो एंकल से लेकर नी तक है, पहला जो है वो एंकल से लेकर नी तक, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है। फिर नी से लेकर एनस तक, फिर जो है वो आप कर दो अप टू हार्ट, मतलब एनस से लेकर हार्ट तक, ठीक है। फिर जो है वो अप टू आईब्रो तक कर दो, मतलब हाथ से लेकर आईब्रो तक जो बताया गया है वो एक रीजन बताया गया है। और उसके बाद आईब्रो से लेकर एकदम सहस्रार चक्र तक बताया गया है, आईब्रो से लेकर सहस्रार तक बताया गया है, ठीक है। तो किसका किसका रीजन है? अब नीचे से लेकर ऊपर तक हम जाएंगे। देखो 5 रीजन हमने लिख लिया, नीचे से लेकर ऊपर तक जाएंगे और इसका सृष्टि तक, इसका, हाँ ये, तो इसको अब बिठा देते हैं पंच महाभूत, ठीक है। पहला है क्षिति, फिर है आर्त, क्षिति अप, उसके बाद है तेज, उसके बाद है मरुत, तेज का मतलब होता है अग्नि, मरुत का मतलब होता है वायु, व्योम का मतलब होता है आकाश। तो ये हो गया पूरा का पूरा 5 तत्वों और उसका रीजन अकॉर्डिंग टू वशिष्ठ संहिता,
संहिता। ठीक है, यह वशिष्ठ संहिता के अनुसार पांचों रीजन और उसका तत्व जो हमने बता दिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ इस क्वेश्चन को ड्रॉप माना गया था क्योंकि ये ऑप्शन था ही नहीं, जो पूछा गया ऑप्शन में था ही नहीं असली आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पूछ रहे हैं कि कुक्कुटासन की क्रियाविधि का सही क्रम बताइए, यानी कुक्कुटासन करने का सही क्रम क्या है, सही क्रम पूछा है। देखो सबसे पहले क्या है, क्या बोला इन्होंने, पद्मासन लगाना चाहिए, फिर बोल रहे दंडासन में बैठना चाहिए। नहीं जी, पद्मासन से भी पहले दंडासन में बैठना चाहिए। फिर कह रहे हैं दोनों हाथों को घुटनों के और जंघों के बीच डालकर हथेलियों को भूमि पर सुस्थिर करें। ठीक है, ये उसके बाद पद्मासन लगाने के बाद, मतलब यहाँ पर हम सजा सकते हैं कि सबसे पहले बी, उसके बाद ए, उसके बाद सी। अब पढ़ते हैं, हथेलियों पर बल देते हुए शरीर को जमीन पर लगाए। नहीं, पहले तो जमीन से उठाना चाहिए फिर ना लगाएंगे जमीन पर। ये क्या कह रहा है, हथेलियों पर बल देते हुए शरीर को ऊपर की ओर उठाए। हाँ, पहले ऊपर की ओर उठाएंगे यानी ई हो जाएगा इसके बाद, उसके बाद डी हो जाएगा, यानी बी ए सी ई डी, ये हमारा क्रम होना चाहिए। बी ए सी ई डी, देखो 3 नंबर पे सेम क्रम दिख रही है, बी ए सी ई डी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको कहाँ से पूछा गया था, ये जो क्रम, ये एक्चुअली जो डेफिनेशन बताया हुआ है उस डेफिनेशन को तोड़ तोड़ के एक क्वेश्चन बनाया, डेफिनेशन को तोड़कर आसन से एक क्वेश्चन बनाया। ठीक है, तो इसीलिए आसन का डेफिनेशन भी पता होना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेशन किसके पहले क्या करना चाहिए, किसके बाद क्या पोस्चर अडॉप्ट करना चाहिए, डेफिनेशन से भी देखो क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं है कि डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा आंसर 3। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, योग सूत्र से क्वेश्चन है, पतंजलि योग सूत्र से। योग सूत्र के अनुसार दृश्य के वेद बताए गए हैं। दृश्य का क्या क्या भेद बताया गया, चारों बताया गया है, आप लोगों को पता है चारों वेद बताया गया है। क्या, सबसे पहले है विशेष बताया गया है, तो इसको लिख लो विशेष। फिर कह रहे हैं अविशेष बताया गया है, अविशेष लिख लो। श्लोक याद होना चाहिए, विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण परवानी, ये श्लोक है। ये श्लोक से क्वेश्चन पूछा गया है, ये डायरेक्ट पतंजलि योग दर्शन का एक श्लोक का मीनिंग जो है श्लोक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, ये दूसरे अध्याय पर ये श्लोक है, दूसरे अध्याय का 17 नंबर श्लोक है ये, 2/17 इसका श्लोक नंबर, 17 इसका 17 ही होगा शायद, हाँ सॉरी 19 नंबर है, दूसरे अध्याय का 19 नंबर ये श्लोक है। देखो श्लोक हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, श्लोक देखो मेंशन कर दिया, विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण परवानी, ये श्लोक है। इस श्लोक से तो मतलब विशेष है, अविशेष है, लिंग है, अलिंग है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर क्या क्या है, विशेष है, अविशेष है, अलिंग है, ए सी डी, दिशी मात्र नहीं है, दिशी मात्र नहीं है, ये हमारे ये दोनों नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। ठीक है, मतलब ए सी डी हमारा ऑप्शन बन जाते हैं, ए सी डी। चलो हो गया आपका आंसर। 2 नंबर, श्लोक नंबर कितना है, 2/19, दूसरे अध्याय का 19वां नंबर श्लोक है ये। ठीक है, विशेष अविशेष लिंग मात्र लिंगानी गुण परवानी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और क्या पूछ रहा है कि हठ प्रदीपिका के अनुसार पथ्य कारक वजन का सही क्रम बताइए। देखो इतने बार पिछले कई बारों में पथ्य से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं भाई, पथ्य से भी पूछते हैं, अपथ्य से भी पूछते हैं, लेकिन क्रम पूछ लिया, मतलब अब जो है अब ये टाइम आ चुका है, एग्जामिनर आपको उंगली दिखा दिखा कर बोल रहे हैं कि भाई पथ्य अपथ्य इतना इम्पॉर्टेंट है कि श्लोक याद करके आओ, श्लोक इसका याद करके आओ। अगर श्लोक याद नहीं है तो भाई आंसर देना बहुत डिफिकल्ट है। अगर श्लोक याद नहीं है तो पथ्य अपथ्य से कम आंसर नहीं कर पाओगे, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहे क्रम बताओ, और अगर क्रम बताना है ना तो श्लोक याद रहना चाहिए, क्योंकि पिछले कई बारों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरीके से कि इनमें से कौन पथ्य है कौन अपथ्य है। अगर आपको श्लोक याद भी नहीं है, आपको इतना पता है कि पथ्य अपथ्य में क्या क्या आते हैं तो आप कर सकते हो, लेकिन क्रम पूछ लिया, यहाँ पर क्रम पूछ लिया। अब क्रम बताने के लिए श्लोक याद होना बहुत बहुत मैंडेटरी है, मतलब अब ये मैंडेटरी हो चुके हैं कि आपको श्लोक याद करना ही चाहिए। इसका श्लोक नंबर क्या है, इसका श्लोक नंबर जो है वो है 62 नंबर श्लोक है पहले अध्याय का, हठ योग की पहली अध्याय में 62 नंबर श्लोक ये है, जहाँ पर पथ्य के बारे में बताया गया है। अब देखो यहाँ पर पथ्य के बारे में बताते हो ना, सबसे लास्ट जिसके बारे में जिक्र है, वहाँ पर सबसे लास्ट जो जिक्र है वो है मूग, वो मुदका,
मुदगादि मुदगादि दिव्य मोदकं, ऐसे करके लास्ट श्लोक में जो जिक्र है ना, मुदगादि दिव्य मोदकम च जमींद्रपत्वम, ऐसे करके जो लास्ट लाइन है श्लोक का, तो वो अगर किसी को याद है तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि पिछले बार भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे, इसलिए श्लोक याद होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले एक बार श्लोक को देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर करेंगे। पहले एक बार श्लोक को देख लेते हैं। देखो श्लोक में क्या कह रहा है, गोधृम्मश्वाली, गोधृम्मश्वाली जवषष्ठी गोधृम्मशाली जवषष्ठी कोशवनान्यम कोशवनान्यम। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, क्षीराज्य खंड नवनीत, क्षीराज्य खंड नवनीत शीतम धृत शीतम ध्रीनी, सॉरी शीतम ध्रीनी। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, शुंठी, उसके बाद पटल, उसके बाद कफलकादि पंचशाकं, यानी पंचशाक, पंचशाक के बाद क्या है, मुदगादि दिव्य मोदकं, देखो मुदगादि दिव्य मोदकं च जमींद्रपत्वम, च जमींद्रपत्वम, मतलब इनको पथ्य की रूप में माना गया है। लास्ट में क्या है, मुदगादि दिव्य मोदकं, मतलब मूंग, इसका मतलब ही है मूंग। मूंग से पहले क्या है, पंचशाक, मूंग से पहले क्या बताया हुआ है, पंचशाक। तो इसको कंक्लूड करते रहो, सबसे लास्ट में आना चाहिए मूंग, यानी सी सबसे लास्ट में आना चाहिए। आंसर निकल गया इतने में से। लेकिन याद रहना बहुत जरूरी है कि आप अगले बार थोड़ी आपको ये सीक्वेंस देंगे, हो सकता है इस बार पथ्य से दिया, अगले बार अपथ्य से पूछ ले। 59 अपथ्य में है तो 59 का भी श्लोक याद होना चाहिए। ठीक है, वो भी श्लोक याद होना चाहिए, पथ्य अपथ्य दोनों का याद होना चाहिए। सबसे लास्ट में आते हैं मूंग, उससे पहले आते हैं पंचशाक, उससे पहले पंचशाक आते हैं, पंचशाक से पहले आते हैं पटल यानी परवल, परवल यहाँ पर नहीं है, देखो परवल यहाँ पे नहीं है, उससे पहले आते हैं शुंठी, शुंठी का मतलब ये देखो शुंठी, शुंठ यहाँ पे पूछा गया है, मतलब सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, उसके बाद पहले ई हो जाएगा, सी बी ई हो गया, उसके पहले अब आते हैं सबसे पहले जो है क्या, कहाँ से हमने स्टार्ट किया था, गोधृम्मशाली से स्टार्ट किया था। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने, क्षीराज्य खंड नवनीत, तो सबसे पहले खंड, क्षीराज खंड नवनीत, मतलब यहाँ से यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें से खंड उसके सबसे पहले आएगा, यानी डी सबसे पहले आएगा खंड। उसके बाद आते हैं मध, उसके बाद सीतामृध्वनि पढ़ा था ना हमने, सीतामृध्रेनी, तो तब मधु आते हैं, मधु उसके बाद में आते हैं, नवनीत के बाद, यानी खांड सबसे पहले आएगा, उसके बाद आपका मधु आएगा, मतलब सबसे पहले हो जाएगा डी, उसके बाद हो जाएगा ए। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, शुंठी आएगा, यानी ई हो जाएगा, डी ए ई हो गया। अब क्या बचा, पंचशाक बचा और मूंग, मूंग सबसे लास्ट में है तो उससे पहले बिठा दो पंचशाक, मूंग सबसे लास्ट में है उससे पहले बिठा दो पंचशाक, ये आपका सीक्वेंस बन जाएगा डी ए ई बी सी, डी ए ई बी सी, यानी आपका 2 नंबर आंसर इसके साथ सही हो जाता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न इसी वीडियो का, इस पार्ट का। क्या कह रहे हैं कि ध्यान नहीं, ये अंतिम नहीं है, इसके बाद एक और है, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार परमात्मा की स्थिति बताई गई है। ध्यान बिंदु उपनिषद में परमात्मा का क्या स्थिति बताया गया है, क्या इसे त्रिविध ब्रह्म बताया गया है, क्या इन्हें त्रिगुण बताया गया है, क्या इन्हें त्रैक्षर बताया गया है, क्या इन्हें अर्धमात्रा बताया गया है, क्या इन्हें वेदज बताया गया है। हाँ जी, त्रिविध ब्रह्म तो बताया गया है, त्रिगुण नहीं बताया हुआ है जी परमात्मा को, ध्यान बिंदु में त्रिगुण नहीं बताया, हाँ त्रैक्षर जरूर बताया हुआ है, त्रैक्षर जरूर बताया हुआ है, अर्धमात्रा भी बताया हुआ है, यानी ए सी डी आपका आंसर बन जाएगा, ए सी डी। वेदज नहीं बताया हुआ है, वेदज नहीं कहा गया है ध्यान बिंदु उपनिषद में। ठीक है, ध्यान बिंदु उपनिषद में ये 3 गुण परमात्मा के बारे में बताया गया है, ये 3 विशिष्टता बताया गया है परमात्मा का, ये त्रिविध ब्रह्म है, ये त्रैक्षर है और ये अर्धमात्रा है, ये अर्धमात्रा। और ये ध्यान बिंदु उपनिषद जो है ये कहाँ से लिया गया है, ध्यान बिंदु उपनिषद जो है ये किस वेद से लिया गया है, ये कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। यहाँ पर षडांग योग की चर्चा करी गई है। ध्यान बिंदु उपनिषद कहाँ से लिया गया है, ये कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है, कृष्ण यजुर्वेद से इसको लिया गया है। और इसमें क्या करी गई है, इसमें षडांग योग की चर्चा करी गई है, षडांग योग की चर्चा यहाँ पर करी गई है। ठीक है, ध्यान बिंदु उपनिषद जो है उसे कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है और उसे षडांग योग की चर्चा वहाँ पर करी गई है। ठीक है, वहाँ पे ध्यान बिंदु उपनिषद में परमात्मा की जो स्थिति बताई हुई है वो त्रिविध ब्रह्म है, त्रैक्षर है और अर्धमात्रा है, यानी ए सी डी आपका ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब पूछ रहे हैं कि ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इस पार्ट का ये है लास्ट क्वेश्चन, यानी 20 नंबर क्वेश्चन जो है ये है,
तो चलिए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे बताया गया है कि मुमुक्षत्व जो है वो किस योग साधना का अंग है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन। मुमुक्षत्व जो है आप सभी को पता है कि ये जो है ये ज्ञान योग साधना की अंग है। ज्ञान योग साधना की अंग है जहाँ पर एक कंसेप्ट आते हैं। क्या कंसेप्ट है, उस चीज़ का नाम क्या है? कंसेप्ट का नाम है साधन चतुष्टय। कंसेप्ट का नाम है साधन चतुष्टय। उसमें 4 चीज़ें बताई गई है। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला बताया गया है विवेक। उसके बाद जो बताया गया है वो है वैराग्य। उसके बाद षट संपत्ति। उसके बाद बताया गया है मुमुक्षत्व। षट संपत्ति में 6 बताया गया है। क्या? एक है सम, दूसरा है दम, उपरति, प्रतीक्षा, श्रद्धा एंड समाधान। ये 6 आते हैं षट संपत्ति में। तो ये जो साधन चतुष्टय का कंसेप्ट है ये ज्ञान योग का कंसेप्ट है। यहाँ पे साधन चतुष्टय में जो 4 नंबर एलिमेंट है साधन चतुष्टय का वही है मुमुक्षत्व। जो 4 नंबर एलिमेंट है वही है मुमुक्षत्व। ठीक है, तो यह ऐसे मुमुक्षत्व जो है वो ज्ञान योग का अंग है। इसे हम ज्ञान योग का अंग कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है आज का 10 क्वेश्चन। और इसी के साथ इसी वीडियो में यहीं पे हम अंतिम घोषणा करते हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप डूइंग योर प्रैक्टिस एंड कीप डूइंग योगा। धन्यवाद।